डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे 4th यूनिट में भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उसके साथ संबंधों के बारे में, जिसमें अपन देख रहे थे भारत नेपाल के संबंधों के बारे में, जिसमें भारत नेपाल के जो प्रारंभिक संबंध थे और ब्रिटिश काल में उसके साथ अपने साथ कैसे संबंध रहे नेपाल के, भारत नेपाल की सीमा किस प्रकार से एक प्रकार से आपस में जुड़ी हुई है, कौन कौन सी भारत और नेपाल के संबंधों में उलझन आई, उसके संबंध में अपन पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। आज की कक्षा में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत नेपाल के संबंधों के बीच जो एक ऐतिहासिक संधि हुई थी 1950 की, उसके बारे में। तो मैं आपको कुछ एक प्रारंभिक बातें बता देता हूं। जब अपना देश आजाद हुआ सन 1947 के अंदर, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से एक मांग रखी थी और उसके आधार पर भारत का एक बड़ा राजनीतिक दल है वो नेपाल भेजा गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, नेपाल के प्रधानमंत्री के आग्रह पर, जिसका उद्देश्य था नेपाल के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक संविधान तैयार करना, जिससे जो भी ये बाधाएं आ रही थी उनको दूर किया जा सके और एक व्यवस्थित रूप से वहां का शासन संचालित किया जा सके। और ये संविधान था, ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक प्रणाली तौर तरीके पर होने की वजह से जो नेपाल के अंदर जो निरंकुश राजशाही शासन था उसको अंत करने वाला था। तो इस संविधान को एक प्रकार से उस समय के जो राजशाही शासन था नेपाल के अंदर, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में भारत सरकार ने एक नए सिरे से भी एक संधि का बड़ा प्रारूप तैयार किया था, लेकिन वो भी अपने अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि जो नेपाल सरकार है वो भारत के प्रति आशंकित थी। क्योंकि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेपाल के बारे में कहा जाता है कि ये दो बड़े राष्ट्रों के बीच में एक छोटा सा राष्ट्र है, जिसके संबंध में जो नेपाल का निर्माता है पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने कहा भी था कि दो विशाल चट्टानों के बीच में एक खिलता हुआ फूल के समान है। तो इस नेपाल को सुरक्षित रखने की दृष्टि से अपन कह सकते हैं चीन और भारत के साथ नेपाल दोनों के साथ बराबर संबंध स्थापित करने के लिए इस प्रकार का कोई समझौता करने के लिए एक प्रकार से तैयार नहीं था। भारत के प्रति वो आशंकित था कहीं ना कहीं कि ये बड़ा देश अपने को अधीन ना कर ले, और भारत के प्रति ये एक प्रकार से इस प्रकार का जो समझौता करना था वो अति आवश्यक था, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि बांडुंग शिखर सम्मेलन के तहत चीन का स्वीकार किया था, अर्थात अपन कह सकते हैं चीन का अधिकार तिब्बत था। अपन कह सकते हैं चीन का तिब्बत पर जो अधिकार था या चीन की जो तिब्बत में हलचल बढ़ रही थी उसके प्रति अपन आशंकित थे। इस संबंध में अपन ने कल पढ़ा भी था। अपने देश के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये भी कहा था कि 1950 के अंदर अपने संसद के अंदर ही कहा था कि नेपाल पर कोई भी जो संभावित आक्रमण होगा वो निश्चित तौर पे एक प्रकार से भारत के लिए खतरा होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अपन अच्छे से जानते हैं जो ये संधि हुई थी 1950 की, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संधि हुई थी 30 जुलाई 1950 को। और ये जो संधि हुई थी वो हुई थी जनरल विजय शमशेर व एन.एम. दीक्षित जब एक प्रकार से भारत की ऐतिहासिक यात्रा की थी उस समय हुई थी। और इस संधि में यह निश्चित किया गया कि इन दोनों में एक प्रकार से आपस में कोई भी सीमा विवाद नहीं होगा, आपस में एक दूसरे देशों के जो नागरिक हैं वो इधर से उधर जा सकते हैं। यहाँ तक कि नेपाल के नागरिकों को भारत की सेना में भर्ती होने का भी अवसर प्रदान किया गया था इस संधि के तहत। और साथ में भारत ने निश्चित किया कि जो भी विदेश नीति होगी नेपाल की वो भारत से ही निर्देशित होगी, अर्थात कोई भी अन्य देशों के साथ अगर नेपाल समझौता करता है तो वो भारत की अनुमति से ही कर सकता है। इस प्रकार की एक बड़ी संधि हुई थी। और साथ में ही जो विभिन्न प्रकार के जो हथियार हैं और हैं उनको खरीदने में भी उनको भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि नेपाल किसी भी प्रकार का सामरिक दृष्टि
के लिए अगर महत्वपूर्ण कोई हथियार खरीदना चाहेगा तो वो भारत से ही खरीदेगा या भारत की अनुमति से ही खरीदेगा। इस प्रकार की ये संधि हुई थी सन 1950 को, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संधि थी 30 जुलाई 1950 की। लेकिन इस संधि के बाद भी विवाद रुका नहीं, क्योंकि नेपाल में उस समय की कुछ तात्कालिक घटनाएं ऐसी हुई जिसमें राणा सरकार थी, उनका एक प्रकार से जो सरकार थी उनका नेपाल में विरोध हो गए थे। उसके बाद में जो नेपाल में राणाशाही का विरोध था और भारत में उसकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में और बता देता हूं मैं। यानी कि नेपाल में राणाशाही का विरोध, क्योंकि निरंकुश शासन था महाराणाओं का, वहां पर राणा वंश के शासकों का, तो उसका विरोध हुआ। तो उसमें भारत की क्या भूमिका रही विरोध में, या अपन कह सकते हैं कि उस समय जो विरोध चल रहा था उस समय भारत की क्या भूमिका रही, भारत की भूमिका यानी किस प्रकार से उस स्थिति को संतुलन करने के लिए भारत ने अपने महत्वपूर्ण प्रयास किए। जो अपन सब जानते हैं सन 1950 में इस संधि के बाद में राणाशाही से मुक्ति के लिए एक प्रकार से नेपाल में एक बड़ा, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जन आंदोलन छिड़ गया था। और उस समय 1950 में ही नेपाल के जो महाराजा थे त्रिभुवन, वो अपने राज परिवार के लगभग 14 सदस्यों के साथ भारत में आ गया था, यानी राजमहल का त्याग कर दिया था और भारत की शरण में आ गया था। और जो राणा शमशेर था, जो संधि में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उसके विरुद्ध गृह युद्ध छिड़ गया था। और ये विद्रोह भारत के भूभाग से ही संचालित किया जा रहा था, जो इसकी एक विशेष बात थी। और इसकी वजह से भारत नेपाल के जो संबंध बिगड़ रहे थे, तो उनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने भी काफी प्रयास किया। और इस भारत के सहयोग से ही नेपाल में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो राणा वंश का जो शासन था उसका अंत हुआ था। और इसी संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि नेपाल की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी हम नेपाल में कोई अव्यवस्था को सहन नहीं कर सकते, जो कि इस प्रकार से बनी हुई थी, एक प्रकार से उस राजशाही शासन के विरुद्ध में, अपन कह सकते हैं राणा वंश के शासकों के विरुद्ध में एक प्रकार से जो जन आंदोलन था, जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं अव्यवस्था फैली हुई थी, उसके संबंध में ये पंडित नेहरू ने कहा था, जो अपने देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे। साथ में ही अगर अपन बात करते हैं तो उसमें भारत ने किस प्रकार से सहायता की, तो उसके संबंध में अगर अपन देखते हैं तो सन 1955 के अंदर जो यूएनओ है, यानी कि भारत की जो विशेष भूमिका है नेपाल को आगे बढ़ाने में, वो रही जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें 1955 के अंदर नेपाल को सदस्यता दिलवाई थी। यानी नेपाल को यूएनओ में स्थान दिलाने का जो महत्वपूर्ण अपन कह सकते हैं किसी का योगदान रहा है, तो वो भारत का ही रहा है। भारत के प्रयासों से ही इसको ये सफलता मिल पाई थी। और इस संबंध में नेपाल के जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने 1955 में यह भी कहा था कि भारत को ये विश्वास दिलाया था, क्योंकि उस समय दोस्ती गहरी थी, कि हम भारत के विरुद्ध में किसी भी प्रकार से किसी शत्रु राष्ट्र को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देंगे, क्योंकि ये भारत है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र राष्ट्र है। जो 1955 के अंदर ही जो नेपाल का अपन कह सकते हैं जो विदेश मंत्री था, उनके ये बयान थे। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में जो ये लगातार दोस्ती बढ़ रही थी, वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि चीन को नहीं आई, जिससे कि चीन भारत ये मामले में नेपाल को उत्साहित करने के लिए एक प्रकार से अपनी रुचि दिखाने लग गया था। तो किस प्रकार से भारत नेपाल के संबंधों में चीन अपनी अभिरुचि जाहिर की, उसके संबंध में अपन देखते हैं। यानी कि नेपाल मामलों में चीन की अभिरुचि और भारत की धरती, यानी कि जो एक प्रकार से भारत और नेपाल के जो संबंध थे या उनके बीच में जो मतभेद थे, उनको दूर करने का भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। और नेपाल भी उसमें अपन कह सकते हैं एक प्रकार से सहमत था। लेकिन किस प्रकार से भारत के विरुद्ध में चीन ने एक प्रकार से उत्साहित करने का जो प्रयास किया, किस तरह से, तो उसके संबंध में अपन देखते हैं। तो अगर बात करते हैं अपन सन 1959 की,
क्योंकि जो भारत चीन के संबंध उसमें अपन ने पढ़ा था, उस समय दलाई लामा भी आ गए थे भारत में। जो तिब्बत में एक बड़ा आंदोलन छिड़ रखा था चीन के खिलाफ, या अपन कह सकते हैं जो चीन के अत्याचार थे उनके खिलाफ। तो उस समय से एक प्रकार से भारत से विद्वेषतापूर्ण नीति के तहत अपन कह सकते हैं चीन ने नेपाल को भड़काने का प्रयास शुरू कर दिया था। और 1959 के अंदर ही जो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर था उस समय का, 1959 में नेपाल का पीएम प्रधानमंत्री जो कोइराला था, उन्होंने चीन की यात्रा की थी। 1959 में चीन की यात्रा की थी। और उस समय के जो चीन के राष्ट्रपति थे चाउ एन लाई, चीनी राष्ट्रपति चाउ एन लाई, उसको अपने देश में पुनः एक प्रकार से आमंत्रित किया था नेपाल के अंदर आने के लिए कोइराला ने। यानी कि 1959 के अंदर नेपाल का जो प्रधानमंत्री था कोइराला, वो चीन की यात्रा पर गया और उनको अपना निमंत्रण देकर आ गया कि आप भी हमारे देश में आइए, हम कोई एक समझौता या अपन कोई संधि करेंगे। और उसके बाद में चीन और नेपाल के मध्य में एवरेस्ट पर्वत शिखर के बारे में एक समझौता हुआ था। और ये अपन कह सकते हैं कि भारत ने इसके संबंध में एक प्रकार से बहुत कड़ी आलोचना भी की थी, क्योंकि ये अपने संबंध थे अच्छे, उसको बिगाड़ने का लगातार प्रयास कर रहा था चीन। वो भारत के भी उस समय समझ में आ गया था। तो इसी के कारण जो ये एक प्रकार से एवरेस्ट पर्वत पर जो 1959 के अंदर कोइराला और चीनी राष्ट्रपति चाउ एन लाई के मध्य में एक समझौता हुआ था, उसकी भारत के अंदर कड़ी आलोचना की गई थी। और उस समय जो कोइराला की जो मंडल था, या अपन कह सकते हैं उसकी जो मंत्री परिषद थी, वो कुछ समय के बाद भंग भी हो गई थी। और उस समय के जो नेपाल के कांग्रेसी नेता था उनको गिरफ्तार भी कर लिया था, और वो भागकर जान बचाकर अपने भारत में भी आए थे। और नेपाल में एक प्रकार से बड़ा जन आंदोलन छिड़ गया था। तो इस संबंध में अपन कह सकते हैं कि भारत द्वारा नेपाल नरेश के विरोध में एक प्रकार से प्रेस माना जाता है। यानी कि ये एक प्रकार से हुआ तो नेपाल के अंदर ये जन आंदोलन था, लेकिन नेपाल में जो सरकार थी और थी, उनका ये मानना था कि ये पूरा का पूरा जो एक प्रकार से इस प्रकार से नेपाल के अंदर जो अव्यवस्था फैलाई जा रही है वो भारत के द्वारा ही फैलाई जा रही है। इसकी वजह से एक प्रकार से दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे, जो रिलेशनशिप थी, उसमें एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कटुता आ गई, या अपन कह सकते हैं एक प्रकार से विरोधाभास की स्थिति बढ़ गई, जो एक प्रकार से काफी समय के लिए बराबर चलती रही। ये इस प्रकार की द्वेषतापूर्ण नीति है वो दोनों देशों के मध्य में। और भारत ने अनेक बार चुनौतियों उनको भी एक प्रकार से अनसुनी की। और उस समय के जो महाराजा थे महेंद्र ने काठमांडू ल्हासा मार्ग बनाने के संबंध में भी चीन के साथ समझौता कर लिया था, जो एक प्रकार से भारत उसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला था। यानी काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है और ल्हासा जो तिब्बत की राजधानी है, जो यहाँ अपन ने मैप में देखते हैं तो जो काठमांडू और नेपाल की राजधानी और ल्हासा है वो तिब्बत की राजधानी है, उनको जोड़ने के लिए एक मार्ग के संबंध में एक संधि कर ली थी, जिससे चीन आसानी से अपन कह सकते हैं कि सेना को और को इस प्रकार से इस काठमांडू नेपाल अपन कह सकते हैं भारतीय सीमा तक आसानी से पहुंचा सके, जो भारत के लिए एक सबसे बड़ा खतरा था। जो ये कार्य किया था वो किया था उस समय के महाराजा महेंद्र ने, यानी नेपाल के महाराजा महेंद्र ने काठमांडू व ल्हासा इनके मध्य में सड़क मार्ग का संबंध में एक समझौता किया था, सड़क मार्ग के संबंध में समझौता किया था। और उसके बाद में अपन अच्छे से जानते हैं कुछ समय के बाद ही जो नेपाल के संबंध हैं उसमें तो अपनी कटुता आ गई, और साथ में जो चीन है उसने भी 1962 के अंदर भारत पर एक प्रकार से आकस्मिक युद्ध कर दिया था, जिसके बारे में अपन भारत चीन संबंध में विस्तार से पढ़ चुके हैं। और इससे नेपाल और अपन अच्छे से जानते हैं 1962 में भारत की अपने को हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से एक प्रकार से नेपाल को और विभ्रम हो गया कि भारत तो एक प्रकार से क्या है, कमजोर राष्ट्र है, अपने को ज्यादा समझ स्थापित करनी चाहिए, वो किससे करनी चाहिए,
चीन से करने चाहिए। तो इस प्रकार से चीन यही चाह रहा था और चीन के मंसूबे है वो हर स्तर पर अपने आप क्लियर होते जा रहे थे। जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं भारत नेपाल के संबंधों में एक कटुता आ गई थी इस चीन की अभिरुचि की वजह से। भारत नेपाल के संबंध में जो बीच में दखलंदाजी कर रहा था चीन, वो अपने कार्य में सफल भी लगातार हो रहा था। और इसके बाद में जो ये 1962 का युद्ध हुआ, उसके बाद में भी भारत के लिए एक सबसे बड़ा खतरा हो गया था, क्योंकि अपन इधर चीन से विश्वास टूट गया था और साथ में चीन अपना जो एक प्रकार से प्रभाव है वो लगातार उनका बढ़ता जा रहा था, नेपाल तक आ गया था। तो भारत अपनी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण या अपना सामरिक दृष्टि से मजबूत पक्ष रखने के लिए दोबारा से अपने को नेपाल के साथ अच्छे सुदृढ़ संबंध स्थापना करने के लिए जो आवश्यकता हो गई थी, अपन कह सकते हैं, या आवश्यक हो गया था इस प्रकार से दोनों देशों के मध्य संबंध सुधारने के लिए। तो वो किस प्रकार से एक प्रकार से दोबारा से संबंध स्थापित करने के प्रयास किया जाता है भारत सरकार के द्वारा इस चीनी आक्रमण के बाद। तो नेपाल ने अपनी इस स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक ये आवश्यक कदम उठाना समझा, और इसके तहत उस समय के जो अपने देश के तात्कालिक गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नेपाल की यात्रा भी की थी और उनका एक प्रकार से नेपाल का जो भारत के प्रति आशंकित रवैया था उनको दूर करने का प्रयास भी किया था। और उसके बाद में जो वहाँ के डॉक्टर कृष्ण नेपाल की यात्रा पर गए थे और वहाँ के नेपाल का भी महाराजा है वो लगभग 12-13 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आया था। और 23 सितंबर 1964 को नेपाल और भारत के मध्य में एक समझौता या अपन कह सकते हैं करार हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत ने नेपाल की सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसकी साइड लगते हैं, संगोली, मध्य पूर्व नेपाल में अखोरा घाटी के मध्य में जो 128 मील की लंबी सड़क है उसको बनाने का भी कार्य किया गया था। तो इस प्रकार से भारत ने काफी प्रयास किया। और उसके बाद में अपन अच्छे से जानते हैं, कुछ ही समय बाद जब अपने देश का नेतृत्व कर रही थी जो इंदिरा गांधी 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के मध्य एक प्रकार से युद्ध छिड़ा था, जिसमें इंदिरा गांधी ने न केवल इतिहास बदला था बल्कि विश्व का भूगोल भी बदल दिया था। क्योंकि उस समय जो एक तो पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने एक नए राष्ट्र के रूप में अपन कह सकते हैं मान्यता दिला दी थी। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको नए राष्ट्र के रूप में एशिया महाद्वीप के अंदर प्रादुर्भाव हुआ, जो हुआ बांग्लादेश के रूप में। इस समय ये पूरी की पूरी जो एक प्रकार से भ्रमित आशंकित नजर थी कि नेपाल की कि भारत तो बिल्कुल क्या है, कमजोर है, वो उनका भ्रम दूर हुआ कि भारत अब मजबूत हो गया, 1962 वाला भारत नहीं रहा। तो उसके बाद में भी कुछ एक प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग है वो नेपाल की हुई भारत के प्रति। और उसके बाद में भी भारत ने लगातार नेपाल के साथ अपने संबंध सुधारने के प्रयास किए, जिसमें किस प्रकार से भारत ने अपनी जो आर्थिक तकनीक है उसके संबंध में किस प्रकार से नेपाल को सहायता दी उसके संबंध में देखते हैं। यानी कि भारत नेपाल और के बीच जो आर्थिक तकनीकी संबंध हैं उनके बारे में किस प्रकार से भारत ने विकास के कार्य संपन्न करवाए हैं। जैसा कि अपन सब जानते हैं, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका लगभग 19% भारत ही कर रहा है नेपाल के अंदर। और इसका अगर अपन देखते हैं इसके संबंध में किस प्रकार से आर्थिक सहायता भारत द्वारा नेपाल में उनके विकास के क्षेत्र में की जा रही है, वो अपन अगर देखें एक एक के हिसाब से, जैसे देवी घाट परियोजना है, देवी घाट परियोजना है, वीरगंज व इतोदा रेल मार्ग का निर्माण है, या अपन कहते हैं काठमांडू त्रिशूला मार्ग है, त्रिभुवन हवाई अड्डे की बात करते हैं, वीरगंज जो ये तोला रेल मार्ग है उसकी अगर अपन बात करते हैं, काठमांडू घाटी के उपनगर के पाटन क्षेत्र में एक औद्योगिक बस्ती का अगर निर्माण किया गया है तो वो भी भारत के सहयोग से किया गया है। और इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से अनेक परियोजनाओं, साथ में अगर अपन बात करते हैं कोसी नदी के संबंध में, कोसी नदी में अपन अच्छे से जानते हैं उस पर भी एक अच्छी परियोजना चलाकर उसमें जो नेपाल के अंदर एक प्रकार से बाढ़ की त्रासदी होती थी, या अपन कह सकते हैं नेपाल के लिए एक शोक जैसी नदी थी जिसमें काफी नुकसान होता था, उस पर परियोजना लाकर या उसका प्रारूप चेंज कर भारत ने एक प्रकार से नेपाल की सहायता की है। तो अनेक प्रकार से आर्थिक सुधारों के संबंध में भी नेपाल के प्रति भारत है वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं
सख्त रहा है या पॉजिटिव रहा है। और अंत में अगर अपन बात करते हैं 1991 में जब पी नरसिम्हा राव अपने देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय नेपाल के जो महान देशभक्त हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे वीएच कोइराला, उसकी पुण्यतिथि पे भारत नेपाल फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया था। और दोनों देश थे भारत और नेपाल, उन्होंने अपना स्थान भी उसके अंदर स्थापित किया था। और वो द्विपक्षीय जो सहयोग था भारत नेपाल के मध्य, उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके इस उद्देश्य के साथ। और दोनों देशों के मध्य जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी एक प्रकार से उत्तम या अपन कह सकते हैं अच्छे उद्यम या अपन कह सकते हैं उद्योग विकसित उद्योग लगाने के लिए एक प्रकार से सहमत भी हुए थे। और कागज एवं सीमेंट के संबंध में भी विशेष ध्यान दिया गया था। और उसी कोइराला की स्मृति में मेडिकल कॉलेज देखते हैं, रंगेली में एक टेलीफोन एक्सचेंज की बात करते हैं, विराटनगर झांपा और जो चतरापुर है उसके मार्ग के निर्माण की अगर बात करते हैं, जनकपुर बीजापुर जो रेल लाइन है उसके नवीनीकरण की अगर अपन बात करते हैं, तो अनेक प्रकार से भारत ने नेपाल को आर्थिक सहयोग दिया है। तो ये तो होता है भारत नेपाल में 1950 की संधि, और उसमें किस प्रकार से जो उतार चढ़ाव आए, उसमें किस प्रकार से उलझन आई, राणा शासक के वंशज के जो शासन था उसके विरुद्ध में किस प्रकार से नेपाल में विद्रोह छिड़ा और उसको किस प्रकार से दोबारा से फिर से स्थापित किया गया, और किस प्रकार से भारत लगातार नेपाल को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके बाद में अपन देखेंगे जो नेपाल के अंदर जो संधि हुई थी 30 जुलाई 1950 को जनरल विजय शमशेर और अन्य दीक्षित के प्रयासों से, तो उसकी जो अवधि थी वो निश्चित थी। वो अवधि 1989 के अंदर क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, और दोबारा से नेपाल उसको लागू करने के लिए राजी नहीं हुआ था। और अनेक प्रकार के जो प्रतिबंध थे उनको मानने से नेपाल ने इनकार कर दिया। तो उसके बाद में किस प्रकार से जो मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है उसके संबंध में अपन में विस्तार से पढ़ेंगे कल की नेक्स्ट कक्षा में, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।